हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग इफेक्टिव, बैक विद अनदर धमाकेदार वीडियो। इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि एनक्लेक्स और बाकी जो आपके कोचिंग के नोट्स हैं उसको किस तरह से आप मुंह पर याद रख सकते हैं। उसके अलावा साथ ही मैं बताने वाला हूं कि एनक्लेक्स के अंदर जो प्रायोरिटी बेसिस रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स है उसको आप किस तरह से हाईलाइटेड जो उसमें पार्ट है उसको निकाल कर आप जो नोट्स हैं उसको तैयार कर सकते हैं और ऐसे नोट्स तैयार कर सकते हैं जो आपके एग्जाम से कुछ दिन पहले ही आप उसको केवल जैसे एमएसएन सब्जेक्ट हुई तो उसको वन डे के अंदर रिवाइज कर लोगे। बाकी अदर सब्जेक्ट्स को भी 2 डेज 1 डेज के अंदर मिनिमम इस पीरियड के अंदर आप रिवाइज कर पाओगे। तो वीडियो बहुत ही खास है, इंपॉर्टेंट है, वीडियो पूरी लास्ट तक देखना और टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके अभी सब्सक्राइब करके आए। नर्सिंग फैक्ट्री के पास में रेड बटन है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद राइट साइड में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिले आपको सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं। अपन सबसे पहले अपन देखेंगे कि जब भी आप थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हो, जब भी आप क्या पढ़ रहे हो, थ्योरी पार्ट, जब भी आप थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हो, चाहे वो एनक्लेक्स से हो, कोचिंग के नोट्स से हो, सबसे पहले आप थ्योरी पार्ट पढ़ते हुए आपको अपने नोट्स बनाना आना चाहिए कि किस तरह से ऐसे नोट्स बनाए जो एग्जाम, जैसे सपोज 1 सितंबर है और 20 सितंबर को आपका दिल्ली एग्जाम्स होने वाला है। 20 सितंबर क्या होने वाला है? दिल्ली एग्जाम्स होने वाला है। तो अगर 1 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में कितना डेज, 20 डेज बचे आपके पास। कितने डेज बचे? 20 डेज बचे। तो उन 20 डेज में याद रखना, जिन लोगों ने 1 साल तक, जिस स्टूडेंट ने 1 साल तक पढ़ाई करी है या 9 महीने 8 महीने पढ़ाई की है, उसके बाद में जैसे एग्जाम सितंबर में उसका, तो उन 20 डेज के अंदर आपने अगर जितना भी पढ़ा 1 साल तक उनका अगर रिविजन नहीं किया है तो मान लेना कि आपके सिलेक्शन होने की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये 20 डेज यही 20 डेज निर्धारित करते हैं कि आपका सिलेक्शन कितनी जल्दी होगा। आपका जो 20 सितंबर को सपोज एग्जाम है तो उस एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस क्या होने वाली है, क्योंकि 1 साल तक पढ़ने के, 8-9 महीने पढ़ने के बाद में अगर आपने एग्जाम के कुछ दिनों, 15 दिन, 20 दिन, जितने भी दिन आपके पास बचते हैं, उन दिनों के अंदर आपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, 12, 13, 14 सब्जेक्ट्स हैं, आप मिला के जीके वगैरह, रिसर्च मैनेजमेंट, मैथ, रीजनिंग मिला के 12, 13, 14 सब्जेक्ट है। तो उन सब्जेक्टों को मिला के आपने अगर रिवीजन नहीं किया, उन सब्जेक्टों का एक बार 1 by 1 टॉपिक, सारा टॉपिक अगर रिवीजन नहीं किया तो यहाँ पे भूल जाना कि एग्जाम के वक्त में आपको हर एक पॉइंट याद रखना है। एग्जाम में क्या होता है, जिन लोगों ने रिवीजन नहीं होता, जिन लोगों का एग्जाम्स के कुछ दिन पहले क्या होता है, उनको 2 ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूजन हो रहा होता है, ये नहीं पता होता है एग्जैक्ट। जैसे सपोज किसी के अंदर डाइट पूछ ली, किसी डिजीज के अंदर उन्होंने पूछ लिया कि आप डाइट क्या देते हैं उस पेशेंट को, तो आपको क्या कंफ्यूजन हो रहा होता है कि हाई कैलोरी दूं मैं या हाई प्रोटीन डाइट दूं, हाई कैलोरी थी या फिर लो कैलोरी थी। इतना कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि आप इतनी सारी वाइड सब्जेक्ट्स हैं, वाइड सब्जेक्ट, वाइड सिलेबस है, हर टॉपिक के अंदर आप डाइट, पोजीशन, सारी चीजें याद रख नहीं सकते, तो वहां आपका कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो अब आप 1 साल से तैयारी कर रहे हो, उन चीजों का आपने एटलीस्ट सपोज आपने अगर 4 से 5 बार भी रिविजन कर लिया है सारी सब्जेक्ट्स का, और यहाँ पे आपने रिविजन नहीं किया एग्जाम से पहले, तो इन सब्जेक्टों का जितना परफॉर्मेंस आपको देना चाहिए, जितना आपको याद है, वो आप एग्जाम टाइम में नहीं दे पाओगे। तो मेरी राय यही है, जब भी थ्योरी पढ़ने बैठे आपके पास पेन, आपकी कॉपी वो होनी चाहिए साथ में। किस तरह से नोट्स बनाते हैं थ्योरी के, ऐसे नोट्स जो ओनली सिंगल डे, सपोज यहाँ पे आपने इतने अच्छे नोट्स तैयार किए, आपकी 13-14 जितनी भी सब्जेक्ट हैं, 13-14 जितनी भी सब्जेक्ट है, यहाँ पर इस टाइम पीरियड जो 20 डेज का टाइम पीरियड है, हर एग्जाम का अलग हो सकता है, 15 डेज के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो जो 20 डेज टाइम पीरियड आपके पास, अगर 15-20 दिन बचते हैं एग्जाम के, या बचते हैं क्या, हर बार जितने भी एग्जाम उसके 15-20 दिन पहले क्या किया, रिवीजन स्टार्ट कर दिया करो जितने भी सब्जेक्ट हैं। अगर सपोज ऐसा हो जाए कि आप 1 दिन के अंदर ही एमएसएन रिवाइज कर पाओ, 1 दिन के अंदर फाउंडेशन रिवाइज कर पाओ, बाकी 1 दिन के अंदर सारी सब्जेक्ट रिवाइज कर पाओ, तो आपका क्या होगा, एटलीस्ट 2 से 3 बार जितना भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, टोटल सब्जेक्ट्स, उनका क्या रिवीजन हो पाएगा। और यहाँ पे आपके नेगेटिव के चांसेस भी कम हो जाएंगे। उसके अलावा आपको जो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा एग्जाम देते वक्त, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही मैटर करता है। नेगेटिव मार्किंग 2 चीजों पे इफेक्ट करती है, मेन तो कॉन्फिडेंस है, बाकी आपका रिवीजन। और मैं वीडियो बनाऊंगा नेगेटिव मार्किंग के ऊपर कि किस तरह से नेगेटिव मार्किंग को बिल्कुल ही 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नोट्स कितने कंपलसरी है, क्योंकि पूरा सिलेबस आप ऐसा नहीं कर सकते कि एनक्लेक्स लेके बैठ जाओ, कि एनक्लेक्स में 11 चैप्टर एमएसएन के, 11 चैप्टर आप 1 चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक, ऐसा नहीं हो सकता इन 20 डेज में करो, क्योंकि 20 डेज में करोगे तो एटलीस्ट आपको 7-8 दिन तो उसी में लग जाएंगे, और यहाँ अगर 7-8 दिन आपने वेस्ट कर दिए तो बाकी सब्जेक्टों पर टाइम नहीं बचेगा। तो इसलिए हमेशा नोट्स बनाते रहो जब भी थ्योरी बनाओ। कैसे बनाने मैं बताता हूं मैं अगला, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर होगा।
तो अपन देखने वाले हैं कि प्रायोरिटी के अंदर कैसे पल्मोनरी एडिमा और पल्मोनरी एम्बोलिज्म मैंने एग्जांपल के लिए 2 टॉपिक उठाए हैं, पल्मोनरी एडिमा और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, क्योंकि सिमिलर टॉपिक है, प्रायोरिटी के अंदर कंफ्यूज जाते हैं। और मेनली एग्जाम्स में भी एनक्लेक्स के अंदर तो एमएसएन की बहुत सारी डिजीज की बहुत अलग अलग प्रायोरिटीज हैं, उन्हीं के अंदर एग्जाम के अंदर क्या एग्जामिनर क्या कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जिसके अंदर क्या नेगेटिव मार्किंग के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो अपना पॉइंट क्या है, प्रायोरिटी को अपन किस तरह से याद रखें, जितनी डिजीज पोर्शन है उसमें प्रायोरिटी, डिजीज पोर्शन में ले लो आप प्रायोरिटी, या फिर अदर सब्जेक्ट्स चाहे फाउंडेशन हो गई तो या फिर पीडिया हो गई, उनके अंदर भी जो प्रायोरिटीज टॉपिक्स आते हैं प्रायोरिटी को, तो किस तरह से याद रखते हैं अपन, 1 by 1 बहुत कंफ्यूजन होता है, एज अ स्टोरी याद रखने वाले अपन। तो चलिए शुरू करते हैं। पल्मोनरी एडिमा और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर सबसे पहले देखो पल्मोनरी एडिमा कंडीशन समझो। पल्मोनरी एडिमा क्या हो रहा है, लंग्स के अंदर पानी भर रहा है, किससे होता है, लेफ्ट हैंड को फेलियर से, बैकवर्ड प्रेशर से कहां चल जाता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लंग्स में चल जाता है। तो पानी भरा हुआ है लंग्स के अंदर, पानी भरा हुआ है तो दिक्कत काय की, श्वास की दिक्कत है, ब्रीदिंग एयर एक्सचेंज नहीं होगी, ठीक है। तो अब क्या इसके अंदर पोजीशन क्या देने वाले हैं पल्मोनरी एडिमा के अंदर, देखो लंग्स के अंदर पानी भरा हुआ है तो लंग्स, मैं ऐसी पोजीशन में हूं तो लंग्स में पानी भरा हुआ है तो क्या हुआ, लंग एक्सपांड नहीं कर पाएंगे। अगर मैं थोड़ा पेशेंट को हाई फाउलर में रखता हूं, तो हाई फाउलर में क्या होगा, एक तो मैं सेमी फाउलर में हूं, तो पानी क्या है इस तरफ जाएगा, पानी एंटी ग्रेविटी चल रहा है, तो मतलब क्या होगा, लंग्स एक्सपांड नहीं कर पाएंगे। अगर मैं इसको यहां से उठा दूं, हेड ऑफ बेड एलिवेट कर देता हूं, तो क्या होगा, अब जो फ्लूइड है वो ग्रेविटी के साथ चलेगा, नीचे चल जाएगा, तो लंग्स क्या एक्सपांड कर पाएंगे। लंग एक्सपांड कर पाएंगे तो क्या होगा, उसका जो वर्क, जो एफर्ट लग रहा था ब्रीदिंग के लिए वो नहीं लगेगा, कम हो जाएगा। तो पल्मोनरी एडिमा में फर्स्ट कंडीशन क्या, फर्स्ट अपन क्या करेंगे, हाई फाउलर पोजीशन देंगे, मतलब पोजीशन देनी कौन सी, हाई फाउलर, ताकि लंग एक्सपांड कर पाए और जो फ्लूइड वगैरह था जो उसको लंग्स के ऊपर क्या प्रेशर डाल रहा था वो प्रेशर रिलीफ हो जाए, हाई फाउलर दे दिया। सेकंड क्या करना है, दिक्कत काय की है, लंग्स की दिक्कत है तो क्या चाहिए होगा, ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो ऑक्सीजन दे दिया। थर्ड कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, ये दोनों चीजें की है, इनसे फ्लूइड कम हुआ है नहीं हुआ, या फिर फ्लूइड अब भी कितना लंग्स को प्रेशर कर रहा है नहीं कर रहा, तो ये कंडीशन करने के बाद आपने जो इंटरवेंशन की है उनका एडवांटेज क्या निकला है, तो वो चेक करने के लिए क्या करोगे, असेस करोगे क्या, लंग साउंड असेस करोगे, क्या लंग साउंड असेस करेंगे। थर्ड के अंदर अपन लंग साउंड के अंदर क्रैकल वगैरह तो है नहीं है, फ्लूइड फिल्ड जो कैविटीज होती है उनके जो साउंड्स आते हैं वो है तो नहीं, ठीक है। थर्ड कर लिया, ये कर लिया, उसके बाद में क्या करोगे, ये हो गए माइनर इंटरवेंशन हो गए, माइनर पर मेजर, माइनर है मतलब छोटे इंटरवेंशन है, आप खुद भी कर सकते हो इन चीजों, हाई फॉलो पोजीशन डॉक्टर के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो, पर ऐसे इंटरवेंशन है जो पल्मोनरी एडिमा के रिलीफ के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अब उसके बाद क्या आएगा, ड्रग आ जाएगी, ड्रग वगैरह देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आईवी कैनुलेशन लगाना पड़ेगा। वैसे तो ड्रग दे नहीं सकते तो क्या करोगे आप, आईवी एक्सेस लगाओगे, आईवी एक्सेस लगा दिया आपने, आईवी एक्सेस के बाद में कैनुला वगैरह से क्यों लगाया, ड्रग देनी थी तो ड्रग दे दो। ड्रग कौन सी देते हैं इसमें, एक देते हैं अपन मॉर्फिन, याद रखना जब भी पल्मोनरी एडिमा 2 चीज इंपॉर्टेंट, एक देते हैं डायूरेटिक, मॉर्फिन और डायूरेटिक। मॉर्फिन क्या करने वाला है, देखो मॉर्फिन यहाँ पे दो इसका काम है। फर्स्ट काम क्या करेगा, जो वर्क ऑफ ब्रीदिंग है, एफर्ट लग रहा है ब्रीदिंग, अब अगर मेरे लंग्स में पानी भरा हुआ है तो मेरे को श्वास लेने में दिक्कत आने ही वाली है, तो मेरे को श्वास लेने में क्या जोर आएगा। अब वो जोर जो लग रहा है उसको क्या करेगा, मॉर्फिन कम कर देगा। तो क्या कर रहा है, फर्स्ट क्या कर रहा है, एफर्ट ऑफ ब्रीदिंग, जो एफर्ट लग रहा है, जोर लग रहा है ब्रीदिंग का, वो क्या कर दिया, कम कर दिया। फर्स्ट क्या कर दिया इसने, एफर्ट ऑफ ब्रीदिंग कम कर दिया। सेकंड क्या करने वाला है, जो प्रीलोड है। अब कंडीशन किससे डेवलप हुई, हार्ट फेलियर से, तो अपन क्या करते हैं, हार्ट को रेस्ट देना चाहते हैं इस कंडीशन में, तो मॉर्फिन क्या करता है, जो प्रीलोड है हार्ट के ऊपर, जो हार्ट के ऊपर पंपिंग के लिए जो क्या लोड आ रहा है वो क्या कर देगा, कम कर देगा। तो 2 कंडीशन कर दी, एक तो एफर्ट ऑफ ब्रीदिंग कम कर दिया और क्या कर दिया, प्रीलोड घटा दिया। 2 किसने, मॉर्फिन ने। सेकंड क्या, डायूरेटिक में क्या देते हैं, फुरोसेमाइड देते हैं, जो क्या रैपिड एक्टिंग, जो फ्लूइड भरा हुआ है लंग्स के अंदर वो क्या कर देगा, हटा देगा, ठीक है। ये हो गया मॉर्फिन और डायूरेटिक, ये दे दिया। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, मॉर्फिन डायूरेटिक दे दिया। अब क्या करेंगे अपन, ये जो अपने डायूरेटिक दिया है तो अब क्या यूरिन ज्यादा आएगा तो क्या करेंगे अपन, कैथेटर लगा देंगे। कैसा, फोलिक कैथेटर लगा देंगे, फोलिक कैथेटर। इस तरह से आप याद रख सकते हो इसको, फोलिक कैथेटर लगा देंगे। फोलिक कैथेटर लगाने के बाद क्या करेंगे अपन, अब इन कंडीशनों से पेशेंट को रिलीफ मिलता है अगर, तब तो ठीक है, आगे मॉनिटरिंग में रखेंगे। अगर रिलीफ नहीं मिलता, कंडीशन सीवियर हो जाती है, तो क्या कर सकते हैं अपन, बाकी इंटूबेट कर सकते हैं, पेशेंट को इंटूबेट कर सकते हैं और वेंटिलेटर पर रख सकते हैं।
ठीक है, इंटूबेट कर सकते हैं, वेंटिलेटर पर रख सकते हैं। ये हो गया आपका पल्मोनरी एडिमा का। किस तरह से याद किया, हाई फाउलर दिया, ऑक्सीजन दी, असेस किया लंग साउंड को, आईवी कैनुला लगा दिया क्योंकि ड्रग देनी थी, फिर ड्रग देने के बाद में जो ड्रग दिया उसका क्या काम, वो यूरिन बाहर निकाल देते, इसलिए फोले कैथेटर लगा दिया मैंने, कैथेटर लगा दिया। उसके बाद में अगर कंडीशन सीवियर हो गई तो फिर मैं इंटूबेट कर सकता हूँ या फिर वेंटिलेटर लगा सकता हूँ। इस तरह से याद हो गई। कभी भी आप पल्मोनरी एडिमा का जब भी आएगा दिमाग में तो इस तरह से याद रख सकते हो, 1 by 1 याद करने की जरूरत नहीं, आपको एज ए स्टोरी याद हो गई। नेक्स्ट अपन देखते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब क्या है, एम्बोला एक कहाँ चल गया, लंग्स के अंदर चल गया। इसके कॉजेज हो सकते हैं जैसे डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो, लार्ज वेन जो लेग वेन्स होती है उसके अंदर क्या हो, एम्बोलाई हो, फिर वो जाके ट्रेवल करके क्या कहाँ चले गया हो, लंग्स में चल गया हो, ठीक है। या फिर ट्रोमा वगैरह हो गया हो, जैसे फ्रैक्चर हो गया हो, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हो गया, वहां से क्या एम्बोलाई वगैरह बना था वो कहाँ चल गया, पल्मोनरी लंग्स के अंदर चल गया, ठीक है। ये इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के। अब पल्मोनरी एम्बोलिज्म किसी पेशेंट को हुआ है तो उसके सिम्टम्स आते हैं, कफ, हेमेटाइटिस वगैरह आते हैं, स्पूटम में ब्लड वगैरह निकलता है। तो वो जो सिम्टम आ रहे हैं आपके, तो वो सिम्टम क्या है, सस्पेक्टेड है, हो सकता है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं दूसरी रेस्पिरेटरी कंडीशन हो। तो क्या करोगे, फर्स्ट क्या करोगे आप, जो रैपिड रेस्पॉन्स टीम होती है, रैपिड रेस्पॉन्स टीम या अपना हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो उसको क्या नोटिफाई करोगे कि इस पेशेंट के अंदर क्या ये कंडीशन डेवलप हो रही है। तो फर्स्ट क्या कर दिया आपने, रैपिड रेस्पॉन्स टीम को कर दिया, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई कर दिया। उसके बाद क्या करोगे, ये कर दिया। अब जितनी भी रेस्पिरेटरी कंडीशन होती है याद रखना, अपन क्या करने वाले होते हैं उसमें हेड ऑफ बेड है जो एलिवेट करना होता है, अपन को हेड क्या एलिवेट करना होता है, उठाना होता है हेड। जैसे सेमी फाउलर में तो क्या उठाओगे, एलिवेट करोगे हेड, उससे क्या होगा, आपको लंग्स के पास एरिया मिल जाएगा एक्सपांड करने का, और जो एयर एक्सचेंज है वो क्या अच्छा हो पाएगा। तो इस ये कर दिया। ये करने के बाद नोटिफाई करना जरूरी था इसलिए फर्स्ट वो किया। उसके बाद सेकंड क्या करोगे आप, हेड ऑफ बेड, हेड ऑफ बेड एलिवेट करोगे, हेड ऑफ बेड क्या करोगे, एलिवेट करोगे। सेकंड ये हो गया, हेड ऑफ बेड एलिवेट करोगे। थर्ड कंडीशन सेम इसकी तरह, क्या दिया था, कंडीशन लंग्स की है तो क्या देने की ऑलरेडी ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। फोर्थ के अंदर क्या किया था, असेस किया था क्या, लंग साउंड, तो सेम इसके अंदर असेस करेंगे अपन क्या, लंग साउंड असेस कर दिया आपने, लंग साउंड असेस कर लिया। लंग साउंड असेस करने के बाद इसके अंदर क्या, अब पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से क्या उसको वाइटल्स जो उसके होते हैं फ्लक्चुएट कर सकते हैं, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे वाइटल्स देखेंगे। क्या करेंगे, इसके वाइटल्स देखेंगे। वाइटल्स देख लिया, वाइटल्स देखने के बाद क्या करेंगे उसका, जैसे इस कंडीशन पल्मोनरी एम्बोलिज्म कंडीशन में क्या हुआ होगा, अब एम्बोलाई बचा हुआ है तो गैसेस एक्सचेंज तो अच्छा हो नहीं रहा होगा, तो उससे क्या होगा, जो उसका सेचुरेशन होगा SpO2 होगा जो उसका फ्लक्चुएट हो गया होगा, या फिर जो ऑक्सीजन के जो पैरामीटर्स होते हैं वो फ्लक्चुएट हो गए होंगे। तो अपन उसके लिए क्या करेंगे, एबीजी कर लेंगे, आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस, एबीजी कर लेंगे, ठीक है। वाइटल्स कर लिए, एबीजी कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, अब ये अपन ने ये जैसे इसके अंदर क्या था, हाई फाउल ऑक्सीजन, असेस लंग साउंड और अपना आईवी कैनुला लगाना, ये सब क्या एज ए माइनर हो गए। ड्रग वगैरह ये थोड़ा इमीडिएट एक्शन हो गया, तो इसमें ये माइनर हो गए एक तरह से। उसके बाद इमीडिएट क्या मानते हैं अपन, ड्रग को मानते हैं, तो उसके लिए ड्रग अब क्या करेंगे अपन, एबीजी कर लिया। उसके बाद में क्या देंगे, ड्रग देंगे। जब भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म आए तो ड्रग कौन सी याद रखनी है, हेपेरिन देंगे। क्या देंगे, हेपेरिन देंगे, हेपेरिन देंगे। हेपेरिन क्या एंटीकोगुलेंट है हेपेरिन, तो यहाँ क्या करने वाली है, जो भी ब्लॉकेज है उसको क्या कर देगी, डिसॉल्व कर देगी, ठीक है। हेपेरिन देंगे, फर्दर भी नहीं बनने देगी। तो ये क्या ड्रग कौन सी देंगे आप, हेपेरिन ड्रग देंगे इसके अंदर। इसके अंदर दे रहे थे मॉर्फिन और डायूरेटिक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में दे रहे हैं अपन हेपेरिन, ठीक है। ये हो गया। अब इतनी ये कंडीशन आपने कर दी, आपने रैपिड रेस्पॉन्स टीम को कर दिया। उसके बाद में हेड ऑफ बेड एलिवेट कर दिया, आपने ऑक्सीजन दे दी, असेस कर लिया आपने लंग साउंड। उसके बाद में आपने वाइटल्स देख लिए, फ्लक्चुएट है या नहीं। उसके बाद में आपने एबीजी करवा के देख लिया कि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, ऑक्सीजन का क्या है, बाइकार्बोनेट क्या है, मेटाबॉलिक जो रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक एसिडोसिस वगैरह तो नहीं है। उसके बाद में आपने हेपेरिन दे दिया इसको ताकि डिसॉल्व हो जाए, ब्लॉकेज वगैरह या फर्दर भी नहीं हो, ठीक है। ये सारी चीजों के बाद में क्या करोगे, उनका डॉक्यूमेंटेशन कर दोगे। क्या करना, डॉक्यूमेंटेशन कर दो, डॉक्यूमेंट कर लोगे। जो भी आपने एक्शन किया उसका एक्शन का क्या रिजल्ट निकला, वो सारी चीज क्या कर लोगे, डॉक्यूमेंटेशन कर लोगे, ठीक है। ये हो गया आपका पल्मोनरी एडिमा और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इस तरह से आप एज ए स्टोरी याद हो गई आपको। अब आप याद इसको जब भी आप ये वीडियो पूरी देख लोगे उसके बाद में रियलाइज करना कि पल्मोनरी एडिमा पल्मोनरी एम्बोलिज्म की आपको प्रायोरिटी एज ए स्टोरी याद हो चुकी है। अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि पहले ये था, पहले यह था, पहले यह था। इससे क्या है, जितने भी आपके प्रायोरिटी बेसिस जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये देख लिया आपने फर्स्ट की प्रायोरिटीज को किस तरह से याद रखा जाता है, चाहे वो एनक्लेव की हो, फर्दर जितने भी आपकी सब्जेक्ट्स है उनकी हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे
कि अपन जितने भी जो टॉपिक्स होते हैं उनके अंदर कितनी सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी जो जैसे आज मैं एक सिस्टम पढ़ रहा हूँ, उस सिस्टम के अंदर काफी डिजीज होगी, उन डिजीज में किस तरह से देखें कि आप सिमिलरिटी को पकड़ लें। सिमिलरिटी से क्या होगा, एक सिस्टम में अगर आपने सिमिलरिटी ढूंढना स्टार्ट कर दिया तो सिमिलरिटी से आपको जो इतना सिस्टम का जितना पार्ट है उसकी जगह आपको कम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सल चीज को याद रखने में कम टाइम जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पल्मोनरी एडीमा और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। हम बात करेंगे सर्विक्स कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। इन तीनों टॉपिक के अंदर क्या है, सिमिलरिटी है, क्योंकि एक सिस्टम ऐसा, जैसे एक सिस्टम आप पढ़ रहे हो किसी भी एमएसएन का पढ़ रहे हो, तो उसके अंदर क्या है, डिजीजेस के अंदर कहीं ना कहीं सिमिलरिटी होगी। अगर आपने वो सिमिलरिटी पकड़ ली तो उससे क्या होगा, टॉपिक को आपको पढ़ने में और पूरे सिस्टम को एक साथ याद रखने में दिक्कत कम होगी। तो आप अपन देख रहे हैं एग्जांपल के लिए सेकंड अपना टॉपिक क्या है, सिमिलरिटी ढूंढना। तो उसमें क्या देख रहे हैं, सर्विक्स कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। अब इसके रिस्क फैक्टर इनमें इंपॉर्टेंट क्या है, तीनों कैंसर में सिमिलर क्या है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। इसमें क्या है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें हर एग्जाम से पूछे आते हैं, पता नहीं चलता कि किसमें नलिबेरिटी था, किसके अंदर एडवांस एज था, किसके अंदर फैमिली हिस्ट्री थी। तो ये चीजें अपने बहुत कंफ्यूज करती है, जो ही नेगेटिव क्रिएट करती है। ठीक है, तो आपको बता रहा हूँ, आप सिमिलर जो है कंसेप्ट है वो और चीजों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको समझ लें एग्जांपल के लिए। तो सर्विक्स कैंसर के अंदर रिस्क फैक्टर कैसे याद रखेंगे, कि जो फीमेल जो सेक्सुअली एक्टिव ज्यादा है, जो क्या है सेक्सुअली एक्टिव ज्यादा है, वो फीमेल जो सेक्सुअली एक्टिव ज्यादा, जिनके अंदर क्या चांसेस है होने की, सर्विक्स कैंसर होने की ज्यादा चांसेस है। एग्जांपल के लिए फर्स्ट क्या, जो 17 ईयर से पहले अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है तो उसमें चांसेस ज्यादा क्या है, सर्विक्स कैंसर की। सेकंड के अंदर जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स है, जिनके क्या है मल्टीपल सेक्स पार्टनर या मेल विथ मल्टीपल सेक्स पार्टनर, जिसमें क्या चांसेस ज्यादा हो गई, सर्विक्स कैंसर की। तो इसको देख के क्या होगा, सुपरफिशियली देख के क्या लगा, क्या सर्विक्स कैंसर किन में होता है, जो सेक्सुअली एक्टिव है। सेक्सुअली एक्टिव मतलब इनके अंदर हार्मोनल कहीं ना कहीं ज्यादा रहा होगा, हार्मोनल का जो पीक है वो क्या हुआ, ज्यादा रहा होगा, क्योंकि 17 ईयर से पहले देखो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, रिप्रोडक्टिव लाइफ है उससे जल अर्ली में ही कर लिया, मल्टीपल सेक्स पार्टनर है इसके साथ, दो सेक्सुअली एक्टिव ज्यादा है। ठीक है, तो सुपरफिशियल क्या कि सेक्सुअल एक्टिव लाइन के अंदर क्या होने वाला है, सर्विक्स कैंसर ज्यादा होने वाला है चांसेस। थर्ड के अंदर इसमें सिगरेट स्मोकिंग है, वो भी रिस्क फैक्टर होता है, चाहे एक्टिव है या फिर पैसिव है, दोनों ये भी क्या होता है, इसके अंदर रिस्क फैक्टर होता है। ठीक है, मेनली क्या है, सेक्सुअल एक्टिव ज्यादा है। तो देखते हैं कंडीशन ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर में दो चीज आपको याद रखनी, देखो किस चीज, एक तो जब दिक्कत होती है इंसान को जब चीज कोई होती ही नहीं है, और दूसरी दिक्कत होती है जब वो चीज एक्सेस हो जाती है सेम साइड। जैसे पैसे के लिए भी देखो, किसी के पास दिक्कत किसको है, जिसके पास पैसा है ही नहीं, और या जिसके पास बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसको संभालने में जो स्ट्रेस आता है तो वो दिक्कत है। जो जिनके पास एवरेज है उनको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत का है या तो किसी के पास है ही नहीं या किसी के पास बहुत ज्यादा है। तो सेम ऐसे याद रखो, एंडोमेट्रियल के रिस्क फैक्टर भी, एक तो जो फीमेल जिनके पास कुछ है ही नहीं मतलब हार्मोनल उनका बहुत लो है। एग्जाम्पल के लिए जैसे नलिबेरिटी का मतलब क्या हो गया, वो फीमेल जिसके कोई बच्चा नहीं है, नलिबेरिटी है। दूसरा एडवांस एज, उनकी जो क्या है एज क्या है, एडवांस एज के अंदर क्या होगा, हार्मोनल लेवल कम होगा, तो उसके अंदर क्या याद रखेंगे, कोई नहीं के अंदर कैसे याद रखेंगे, नलिबेरिटी, जिसके कोई बच्चा नहीं है मतलब हार्मोनल यहाँ कम होगा। एडवांस एज एडवांस हो गई तो वहां पे हार्मोनल कम रहा होगा। थर्ड कंडीशन क्या है, पीसीओडी, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ये क्या करती है, सेकेंडरी एमेनोरिया होता है, जो सेकेंडरी एमेनोरिया करती है पैथोलॉजिकल, क्या पीसीओडी। तो ये कंडीशन क्या है, पीसीओडी, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसमें क्या है, जो मेल हार्मोन है वो ज्यादा पीक पे होते हैं, तो पता लग गया इसको, सुपरफिशियल देख सकते हैं, इसमें मेल हार्मोन ज्यादा है तो क्या फीमेल कम रहे होंगे। ठीक है, ये हो गई कंडीशन जिनके अंदर हार्मोन लेवल कम है या फिर हार्मोन लेवल है ही नहीं। अब इसके अंदर दूसरी कंडीशन क्या है, ऐसी कंडीशन रिस्क फैक्टर जिसके अंदर क्या होगा, हार्मोनल लेवल बहुत ज्यादा है या फिर एक्सेस के अंदर है, तो इसमें दूसरा जैसे ईआरटी, ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ऐसी कंडीशन जिनमें हार्मोनल लेवल कम रहा होगा उसके अंदर अपन ने ट्रीटमेंट में क्या दिया होगा, ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, हार्मोनल दिया होगा। तो ये कंडीशन क्या करेगी, ऐसे याद रखो, ये कंडीशन क्या करने वाली है, हार्मोनल लेवल बढ़ाने वाली है, तो ऐसी कंडीशन कौन सी होगी, ईआरटी हो गई। अब जब भी अपन हार्मोनल बाहर से देते हैं तो कंडीशन क्या है, मेडिकल प्रॉब्लम जो होती है वो क्रिएट हो जाती है क्लाइंट के अंदर, फीमेल्स के अंदर। तो मेडिकल प्रॉब्लम जैसे डायबिटीज, मेलाइटस रिस्क पे होती है, ओबेसिटी, हाइपर
तो ऐसे याद रख लो मेडिकल प्रॉब्लम्स अगर फीमेल को है, डायबिटीज मेलाइटस है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, तो उन फीमेल्स के अंदर भी एंडोमेट्रियल कैंसर की ज्यादा रिस्क है। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज ये हो गया ERT, डायबिटीज मेलाइटस, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन। ठीक है, उसके बाद के अंदर अब क्या हुआ, एक आता है लेट मीनोपोज। लेट मीनोपोज का मतलब क्या हो गया, लेट मीनोपोज का मतलब मीनोपोज लेट आया है। लेट आया का मतलब क्या है, 55 ईयर्स से बाद में आया है, तो इसका मतलब हार्मोनल लेवल क्या ज्यादा ही रहा होगा। तो इन कंडीशन में क्या होगा, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, लेट मीनोपोज में हार्मोनल लेवल ज्यादा रहा होगा, नलिबेरिटी एज PCOD में हार्मोनल लेवल कम रहा होगा या नहीं हुआ होगा। तो मतलब एक के अंदर है ही नहीं, एक के अंदर क्या है, अति है, ऐसे याद रख लिया। सेम ब्रेस्ट को भी याद रखना, ब्रेस्ट कैंसर में भी देखो, ब्रेस्ट कैंसर मेनली किसमें होता है, ऐसे जो चेस्ट के अंदर एक्सरे वगैरह, रेडिएशन वगैरह एक्सपोजर ज्यादा है, तो उनमें चांसेस क्या है, ब्रेस्ट कैंसर की ज्यादा। ये हो गया पहला पॉइंट हो गया। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, चेस्ट में अगर एक्सपोजर, रेडिएशन एक्सपोजर ज्यादा है तो उसमें चांसेस किसके, ब्रेस्ट कैंसर के। दूसरी सेम कंडीशन इसमें बताया था मैंने, कोई नहीं और एक्सेस। तो कोई नहीं में फर्स्ट क्या आ जाएगा, सेम इसमें नलिबेरिटी आया था, इसमें भी रिस्क फैक्टर क्या है, नलिबेरिटी, उसके कोई बच्चा है ही नहीं, या फिर अगर बच्चा हुआ भी हो तो लेट हुआ है, फर्स्ट जो चाइल्ड हुआ है वो क्या हुआ, लेट हुआ है, तो क्या है, नलिबेरिटी, जिसमें चांसेस किसके, ब्रेस्ट कैंसर के। दूसरी कंडीशन सेम आ गई, कैसी, एज, अगर एज एडवांस है तो उसमें भी चांसेस किसके, ब्रेस्ट कैंसर के। बाकी क्या है, फैमिली हिस्ट्री अगर हो, उस क्लाइंट के फैमिली के अंदर किसी को ब्रेस्ट कैंसर वगैरह हो, या फिर उस फीमेल के अंदर ही अदर कैंसर हो, यूट्राइन कैंसर वगैरह हो, ओवेरियन कैंसर वगैरह, तो उसमें चांसेस किसकी बढ़ जाती है, ब्रेस्ट कैंसर की चांसेस बढ़ जाती है। ये देख लिया आपने, कब, जब कोई नहीं मतलब हार्मोनल लेवल कम है, दिख रहा है सुपरफिशियली। नलिबेरिटी या नलिबेरिटी का मतलब उसके बच्चा नहीं है, तो मतलब कहीं ना कहीं उसकी फीमेल हार्मोनल लेवल क्या होगा, कम होगा। दूसरी देख ली एडवांस एज का मतलब एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो हार्मोनल लेवल भी कम रहा होगा, क्योंकि मीनोपोज की तरफ जा रही है तो हार्मोनल लेवल तो कम होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या है, एक्सेस हो, हार्मोनल लेवल क्या हो, एक्सेस हो। एक्सेस के अंदर देखो फर्स्ट क्या है, अर्ली मेनार्के हो, लेट मीनोपोज हो, लेट क्या हो, मीनोपोज हो, अर्ली मेनार्के और लेट मीनोपोज हो। अर्ली मेनार्के और लेट मीनोपोज का मतलब क्या हो गया, अर्ली मेनार्के का मतलब हो गया जो फर्स्ट मेनार्के मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो क्या है, अर्ली आया, फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, अर्ली आ गया, जल्दी आ गया एज के अंदर। और ये मीनोपोज था, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है वो क्या हुआ, लेट हुआ, इसका मतलब हार्मोनल लेवल क्या होगा, ज्यादा रहा होगा। क्या हो गया, अर्ली मेनार्के और लेट मीनोपोज। ठीक है, ये हो गई तीनों कंडीशन। कौन कौन सी, सर्विक्स कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। इसके रिस्पेक्टिव क्या क्या कॉमन है वो आपने देख लिया। ठीक है, आई होप यहाँ के पता लग गया होगा आपको, सर्विक्स कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। सर्विक्स कैंसर के अंदर क्या क्या है, आपने सर्विक्स कैंसर को, एंडोमेट्रियल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, सर्विक्स कैंसर के अंदर सुपरफिशियली कैसे लिख सकते हैं, जैसे नोट्स बनाएंगे तो अपन क्या लिखेंगे, सर्विक्स कैंसर, इनके अंदर एक ही लाइन लिखेंगे कि ये क्लाइंट क्या हो, सेक्सुअली, ये फीमेल्स कैसी है, किनके अंदर होगा, जो सेक्सुअली एक्टिव क्या रही होगी, ज्यादा रही होगी। वन लाइन में क्लियर। दूसरा क्या है, एंडोमेट्रियल कैंसर किसके अंदर रहा होगा, एक जिनके अंदर हार्मोनल क्या रहा होगा, हार्मोनल जो रहा होगा, हार्मोनल लेवल लो रहा होगा। दूसरी जिनके अंदर क्या होगा, एक्सेस रहा होगा, अति रही होगी। दो हो गई कंडीशन, एक में कम रहा होगा वो सारे रिस्क फैक्टर, दूसरा ज्यादा होगी वो सारे रिस्क फैक्टर। थर्ड के अंदर, इसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर के अंदर क्या है, सेम, एक तो चेस्ट वगैरह आ गया, उसके बाद में सारा हार्मोनल वगैरह क्या, हार्मोनल वगैरह कम रहा होगा। दूसरा अति रही होगी। दूसरा क्या होगा, एक तो कम रहा होगा या फिर कोई नहीं रहा होगा, या फिर क्या रही होगी, अति रही होगी। इसमें भी कम रहा होगा या फिर क्या रही होगी, अति रही होगी। तो सिंगल लाइन से आपको पता चल गया, सिंगल लाइन से जब आप ये तीनों कैंसर साथ में पढ़ोगे तो आप क्या करो, रिस्क फैक्टर की जगह आपने नोट्स बनाओ तो उसमें क्या लिख लो, केवल इतना सा, सेक्सुअली एक्टिव ज्यादा, जिसके अंदर सर्विक्स कैंसर होने वाला है। रिस्क फैक्टर ऐसे रिस्क फैक्टर जिनके अंदर हार्मोनल लेवल कमी रही हो, नहीं हुई हो, या फिर अति रही हो। इसमें भी कमी रही हो, अति रही हो, तीनों आपने देखो, तीनों अब आपको तीनों कैंसर एक तरफ से जो रिस्क फैक्टर थे आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली केवल इतने से वर्ड्स के कारण 5 वर्ष एक सेक्सुअली एक्टिव, 2 वर्ष ये, 2 वर्ष ये, 5 वर्ष के अंदर पूरा रिस्क फैक्टर तीनों का क्लियर हो गया। और क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट भी ये वाला। ठीक
ठीक है। बाकी भी आप जितने सिस्टम है उनके टॉपिक्स को, जो टॉपिक सिमिलर लगते हैं आपको, कंपैरिजन करो उसका। जैसे आप वीनस डिसऑर्डर पढ़ते हो, आर्टिकल डिसऑर्डर पढ़ते हो, उनको भी कंपैरिजन करो कि इस डिसऑर्डर के अंदर क्या सिमिलरिटी है। ठीक है। बाकी प्रायोरिटीज करते हो उनमें भी आप कंपैरिजन करो कि सिमिलरिटी कहाँ है। ठीक है। तो इस तरह से आपने पढ़ लिया सिमिलरिटी वाला। ठीक है। ये हो गया अपना सेकंड पॉइंट। सो अपना थर्ड पॉइंट क्या है, नोट्स मेकिंग, कि अपन किस तरह से नोट्स बनाए। जैसे एमएसएन के अपन किस तरह से नोट्स बनाए कि एमएसएन के केवल कितने अराउंड 30 पेज, 25 से 30 पेज के अंदर बन जाए, बाकी सब्जेक्ट के 5-7 पेजेस अराउंड के अंदर नोट्स बन जाए, ताकि क्या जितने भी एग्जाम्स है, जो भी एग्जाम्स दोगे उसके 15 से 20 दिन में सारे नोट्सों का आप कितनी बार, 2-3 बार आप रिवीजन हो पाए। ठीक है। तो बताऊंगा किस तरह से नोट्स बनाए, फालतू चीजें रखनी नहीं अपन को, बताऊंगा आपको। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं अपन एग्जाम्पल के लिए डायबिटिक इंसिपिडस और सिंड्रोम इनअप्रोप्रिएट एंटी डायबिटिक हार्मोन, कौन सा सिस्टम का है, एंडोक्राइन सिस्टम का है। ठीक है। तो डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर क्या है, डायबिटिक इंसिपिडस में क्या होता है सबको पता है, और जिसने एक बार भी पढ़ा हुआ एंडोक्राइन पता लग गया होगा। डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर किसकी कमी होती है, एंटी डायबिटिक हार्मोन की कमी होती है। ठीक है। ये लिख लिया केवल आपने, जो इंपॉर्टेंट था क्या था, डायबिटिक इंसिपिडस में एंटी डायबिटिक हार्मोन की कमी होती है, केवल नोट्स में ये उतार लिया आपने। आपको अगर पता है तो मत उतारना। ठीक है। दूसरी चीज आप क्या करोगे, ड्यू टू किसके कारण हो रहा है ये, एक तो ट्रोमा, ब्रेन में कोई ट्रोमा हो गया हो, या फिर स्ट्रोक हो गया हो, सप्लाई वगैरह नहीं हो प्रॉपर, या फिर इडियोपैथिक हो, या क्या हो, अननोन कोज हो इसके, इडियोपैथिक हो। तो ये लिख लिया, इतना लिख लिया, ड्यू टू ट्रोमा, स्ट्रोक, इडियोपैथिक लिख लिया। उसके बाद थर्ड क्या है, असेसमेंट, या फिर साइन एंड सिम्टम की तरह लिखो, असेसमेंट मत लिखा करो, लिखो साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम के अंदर फर्स्ट क्या आ गया, डायबिटिक इंसिपिडस में क्या होता है, यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, सबको पता है। डायबिटिक इंसिपिडस में क्या, एडीएच कम है, एडीएच कम है। एडीएच का काम क्या होता है, बॉडी के अंदर यूरिन या फ्लूइड वगैरह रखना। तो अब एडीएच कम है तो बॉडी से यूरिन ज्यादा आएगा, बॉडी से यूरिन पास आउट ज्यादा होगा, तो यूरिन आउटपुट बढ़ने ही वाला है, यूरिन आउटपुट बढ़ने ही वाला है। ये हो गया, यूरिन आउटपुट बढ़ने वाला है। उसके अंदर अब क्या करेंगे, इसमें जो साइन एंड सिम्टम है उसमें क्या है, फर्स्ट क्या साइन सिम्टम है, पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया के अंदर मतलब प्यास ज्यादा लग रही है, प्यास ज्यादा लग रही है, पता है पानी बॉडी से ज्यादा जा रहा है तो प्यास लगने वाली है। तो जो टिपिकल टर्म्स है उसको याद रखो, जैसे पॉलीडिप्सिया। दूसरी कंडीशन क्या है, यूरिन बाहर जा रहा है तो क्या कंडीशन होने वाला है, डिहाइड्रेशन होने वाला है पेशेंट को। क्या होने वाला है, डिहाइड्रेशन होने वाला है। अब डिहाइड्रेशन होगा तो सेम आएंगे डिहाइड्रेशन के साइन एंड सिम्टम। क्या होने वाला है, जैसे अपन डिहाइड्रेट हो जाते हैं तो क्या आता है, फटीग, थकान होती है, अपन को थकान होती है, मसल्स जो होती है आपकी, मस्कुलर वीकनेस होती है, पेन होता है, मस्कुलर वीकनेस होती है, पेन होता है, क्या होता है, माथा दुखता है, हेडेक होता है, मसल वीकनेस होती है, फटीग होता है। ठीक है। ये किसमें होते हैं, अपने डिहाइड्रेशन होते हैं। और जब भी पानी कम होता है, तो क्या होती है, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, मतलब फ्लूइड वगैरह बॉडी में कम होगा तो हार्ट, उस जितना भी फ्लूइड है उसको क्या करेगा, पंपिंग फास्ट करेगा, तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी। ठीक है। ये हो गया आपका। तो आप क्या लिखोगे, केवल डिहाइड्रेशन लिखोगे। और क्या लिखा आपने, पॉलीडिप्सिया लिखा, डिहाइड्रेशन लिखा और पॉलीडिप्सिया लिखा। ठीक है। यहां तक थर्ड कंडीशन क्या लिखोगे आप, पोस्चुरल हाइपोटेंशन, बीपी कम, किससे, पोस्चर चेंज करने से बीपी कम हो रहा है। तो 3 साइन सिम्टम लिखने, केवल पॉलीडिप्सिया लिखना है, प्यास ज्यादा लग रही है, पता है यूरिन बाहर ज्यादा निकल रहा है, फ्लूइड ज्यादा निकल रहा है तो प्यास ज्यादा लगेगी। डिहाइड्रेशन हो रहा है, फ्लूइड निकल रहा है बाहर तो डिहाइड्रेशन होने वाला है। थर्ड, पोस्चुरल हाइपोटेंशन का मतलब क्या हो गया, जैसे आज मैं स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हूं, अभी मैं स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हूं, तो क्या हुआ, मेरा जो जितना भी फ्लूइड वगैरह है कहाँ है, नीचे, बॉडी ग्रेविटी की तरफ है, तो क्या बीपी कम होने वाला है। अगर मैं लेट जाऊं, अगर मैं सुपाइन हो जाऊं तो बीपी क्या हुआ, अब पहले स्टैंडिंग से बढ़ेगा क्योंकि फ्लूइड क्या है, अब ऐसे इस कंडीशन में, पहले क्या था ऐसे, तो क्या है, लेग की तरफ ज्यादा रहेगा। ठीक है। तो ग्रेविटी की तरफ ज्यादा है तो मतलब बीपी क्या हो गया, कम होने वाला है। अगर मैं जैसे जैसे सुपाइन होता हूँ वैसे वैसे बीपी बढ़ने लगेगा, जैसे जैसे मैं यहाँ से हेड एलिवेट करके स्टैंडिंग होता जाऊंगा वैसे वैसे बीपी कम होगा। तो मतलब स्टैंडिंग से स्लीपिंग कंडीशन, पोस्चर चेंज किया, बीपी चेंज, तो पोस्चरल क्या हुआ, बीपी कैसा हो गया, कम हो गया। स्टैंडिंग पे जाने में पोस्चर चेंज करते हैं तो पोस्चरल हाइपोटेंशन। ठीक है। 3 होगी कंडीशन, साइन सिम्टम, पॉलीडिप्सिया लिखा, डिहाइड्रेशन लिखा, पोस्चरल हाइपोटेंशन लिखा। ठीक है। बस इतना ही, साइन एंड सिम्टम इतना ही हो गया। ठीक है। ये लिख दिया। अब स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे, आप लिखते हैं ना इसको नोट्स में, मैं नीचे मैं ऊपर लिख देता हूँ वापस।
ठीक है, ये हो गया थर्ड। अब क्या करोगे, यहाँ पे इसके बाद में क्या लिखना था, साइन एंड सिम्टम, उसके बाद में आप लिखो इंटरवेंशन। अब इंटरवेंशन के अंदर देखो, आप इंटरवेंशन के अंदर क्या हो गया, अब आपने क्या हुआ था, आप क्या करोगे, मॉनिटर करोगे, क्या करोगे, वाइटल्स मॉनिटर करोगे, वाइटल्स मॉनिटर करोगे, और क्या करोगे, न्यूरोलॉजिकल जो साइंस होते हैं, क्या हो रहा था उसमें, हेडेक वगैरह हो रहा था, ठीक है, तो क्या करोगे, न्यूरोलॉजिकल साइन करोगे आप मॉनिटर, और क्या करोगे, कार्डियोवैस्कुलर साइन जो होते हैं उसको मॉनिटर करोगे। क्या हो रहा था उसमें, टेकीकार्डिया हो रहा था, हार्ट रेट बढ़ रही थी, उसमें पानी कम था, हार्ट जो बचा हुआ पानी तो उसी को पूरी बॉडी में घुमाना था हार्ट को, तो इसलिए हार्ट की पंपिंग फास्ट हो गई थी, हार्ट रेट बढ़ रही थी। तो फर्स्ट क्या मॉनिटर करने वाला, वाइटल्स, न्यूरोलॉजिकल साइन और कार्डियोवैस्कुलर। कॉमन है, ये दिख गया आपको, साइन एंड सिम्टम अगर आपने नोट्स में लिख लिए तो इस चीज को मत लिखो, कोई वेस्ट नहीं है, वेस्ट है सब अगर आपने ये लिखा तो, ठीक है, क्योंकि पहले ही लिख चुके हो आप। तो वो 3 चीज नहीं लिखनी जब भी आप नोट्स बनाओ, एक तो नहीं लिखना अपन को कॉमन चीजें, एक कंसेप्चुअल चीजें, क्योंकि कंसेप्चुअल के साथ पता है क्या है इंपॉर्टेंट बात, कंसेप्चुअल के साथ इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंसेप्चुअल कभी भी रिवीजन नहीं मांगता। अगर आपने किसी चीज का कंसेप्ट बना रखा है तो उसको रिवीजन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कंसेप्ट एज अ स्टोरी क्रिएट हो जाता है माइंड में, उसको आपको रिवीजन की जरूरत नहीं होती। तो क्या करो, इसलिए कहते हैं लोग कंसेप्चुअल याद रखो, कॉमन चीज, कंसेप्चुअल चीज, और जो जिस चीज के अंदर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर वर्क करता है वो चीज आप नहीं लिखो कभी भी किसके अंदर, नोट्स में, नहीं तो नोट्स वैसे वाइड हो जाएंगे तो फिर नोट्स बनाने का मतलब निकलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया था आपने, इंटरवेंशन में क्या लिखा आपने, मॉनिटर करना वाइटल्स, न्यूरोलॉजिकल और कार्डियोवैस्कुलर। सेकंड चीज इंपॉर्टेंट क्या है, क्या हो रहा था वहां पे, और आप क्या हो रहा था, ऑर्थोस्टैटिक पोस्टरल हाइपरटेंशन। पोस्टरल हाइपरटेंशन मतलब पोस्टर चेंज करने से क्या हो, बीपी कम हो रहा था, तो उस कंडीशन में क्या करने वाले, आप क्या देंगे पेशेंट को, सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, सेफ्टी। ये लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट फीचर भी हो सकता है और आपने कहीं लिखा भी नहीं है तो क्या लिख सकते हो आप, सेफ्टी। सेफ्टी लिखोगे किसमें, इंटरवेंशन में, सेफ्टी लिख दिया आपने। उसके बाद में क्या, मॉनिटर वाइटल्स मॉनिटर, कार्डियोवैस्कुलर और न्यूरोलॉजिकल कर लिया। दूसरी कंडीशन क्या करोगे, अब इंपॉर्टेंट चीज है ड्रग, क्या दोगे आप, ड्रग दोगे। ड्रग कौन सी देनी है, एक देनी है वैसोप्रेसिन, सेम नाम, ईडीएच को वैसोप्रेसिन बोलते हैं, वैसोप्रेसिन देनी, वैसोप्रेसिन देनी, और क्या दोगे, डेस्मोप्रेसिन, डेस्मोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन और डेस्मोप्रेसिन। क्या रूट क्या है, डेस्मोप्रेसिन कैसे दोगे आप, ओरली दे दो, इंजेक्टेबल कर दो, या फिर इंट्रानेजली दे दो, इंट्रानेजली देखो, नेजली दे दो। मेनली क्या प्रीफर करते हैं पर इंट्रानेजली प्रीफर करते हैं, ठीक है। ये हो गया वैसोप्रेसिन और डेस्मोप्रेसिन। बस केवल इतने से नोट्स बचे। अब देखो इस पूरे टॉपिक के अपने नोट्स क्या बने, डायबिटिक इंसिपिडस के, एडीएच कम करना ड्यू टू ट्रॉमा, स्ट्रोक, इडियोपैथिक। आपने साइन सिम्टम लिखे थे, 3 पॉलीडिप्सिया लिख दिया, एक पॉलीडिप्सिया लिख दिया, फिर पोस्टरल हाइपरटेंशन लिखा और डिहाइड्रेशन लिखा केवल। उसके बाद में इंटरवेंशन में एक सेफ्टी लिखा और वैसोप्रेसिन डेस्मोप्रेसिन लिखा। बस डायबिटिक इंसिपिडस के आपके एक पेज बनी, आधे पेज के अंदर आपके इसके नोट्स तैयार हो गए। इस तरह से अगर आप नोट्स बनाओगे तो आप पूरी एमएसएन श्योर है कि 25-30 पेज के अंदर, मैक्सिमम 25-30 पेज बता रहा हूं, उसके अंदर आपकी खत्म हो जाएगी, ताकि आप रिवाइज भी कर पाओ। इस तरह से नोट्स बनाने, सारा टॉपिक कवर हो गया इसके अंदर। अब देखो डायबिटिक इंसिपिडस और एसआईईडीएच के अंदर कंपैरिजन भी साथ में लिख लो। जैसे यहाँ आपने डायबिटिक इंसिपिडस लिखा है, ठीक है, एसआईईडीएच के साथ में क्या है अंतर, क्या है, यहाँ डायबिटिक इंसिपिडस में एडीएच कम हो रहा था, एसआईईडीएच में क्या होता है, एडीएच बॉडी को नीड नहीं होती तो भी क्या होता है, एडीएच बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखा आपने, डेफिनेशन कैसे लिखी, इस तरह से कि एडीएच बढ़ रहा होता है, इसमें किसमें, एसआईईडीएच में। लंबी चौड़ी बात लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। मैं कॉमन, अब देखो एनक्लेक्स के अंदर क्या है, आप जैसे वीडियो खत्म होने के बाद में आप क्या करना है, एनक्लेक्स जाना, एनक्लेक्स के अंदर आप जो एमएसएन है, एंडोक्राइन सिस्टम, वहां जाना, डायबिटिक इंसिपिडस और एसआईईडीएच। अब डायबिटिक इंसिपिडस मैंने समझा दिया है किस तरह से आपको इसके नोट्स तैयार करने हैं। अगर आप पहले ही एमएसएन पढ़ रहे हो या फिर आपने एमएसएन 1-2 बार पढ़ रही है तो मेरी एडवाइस है आपको अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट करो। जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उसके नोट्स अगर आपके पास होंगे तो एग्जाम के अंदर आपकी परफॉर्मेंस देखना 90% इंप्रूव हो जाएगी उन बच्चों से जिन बच्चों ने नोट्स कभी नहीं बनाया, जो बस रिवीजन करते हैं। ये आप प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ये आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप क्या, ये वीडियो खत्म होने के बाद एनक्लेक्स उठाना, एनक्लेक्स में एंडोक्राइन सिस्टम खोलना, डायबिटिक इंसिपिडस और एसआईईडीएच देखना। डायबिटिक इंसिपिडस में आप देखना कितनी फालतू चीजें हैं। डायबिटिक इंसिपिडस में, एसआईडीएच में अपने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिखा होगा कि ड्यू टू कैरेक्टराइज्ड बाय डायबिटिक इंसिपिडस, कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस एडीएच अमाउंट, ये सब तो थ्योरेटिकल पार्ट आपको लिखना नहीं है। नोट्स में क्या लिखना है आपको, 1 लाइन, बिल्कुल 1 वर्ड लिखना है जो आपको रिप्रेजेंट कर दे पूरी
डिजीज के बारे में, छोटी छोटी चीज लिखी है अपन ने, चीजें छोड़ी भी नहीं है अपन ने। उसमें लिखा होगा कि फ्लूइड लेवल ज्यादा करना है, अवॉइड करना है, ऐसी चीजें अवॉइड करनी है जो क्या हो डायूरेसिस कर दे। अपन को पता है, इतना कॉमन सेंस है, वो लिखने की जरूरत है नहीं अपन को कि मेडिकल अलर्ट जो है वो पेशेंट को पहनाना है, बोलने की जरूरत नहीं है, कॉमन चीज है। तो ऐसी ऐसी चीजें अपन को अवॉइड करनी, डिहाइड्रेशन, फटीग वगैरह, मस्कुलर वीकनेस वगैरह, अगर इन चीजों को भी लिखने लगोगे तो नेक्स्ट डिजीज में अगर कहीं पे डिहाइड्रेशन आ रहा होगा तो अपन की आदत हो जाएगी उस चीज को वहां पे लिखने की, नोट्स बढ़ते जाएंगे। ये चीज अपन को मिस्टेक नहीं करनी। तो इस तरह से आप क्या नोट्स तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और जिन लोगों को वीडियो पसंद आई हो नीचे हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी और वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। और जिन लोगों ने अभी तक ये पूरी वीडियो देखी है, यकीन मानो उन लोगों का नर्सिंग ऑफिसर बनना तय है इस साल के अंदर। जितने भी वो एग्जाम देने वाले हैं सब में उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये डेडिकेशन जो आपने 30-40 मिनट की वीडियो देखी, इतना डेडिकेशन आपके पास है तो आप बनने के लायक हो नर्सिंग ऑफिसर। चलो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टेक केयर।